हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स रिएक्शन के पीवाईक्यू 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। 2025 के पीवाईक्यूज भी जल्दी से आ जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। पढ़ाई करते रहो, लगातार जुड़े रहो यार। और हम लोग ऑर्गेनिक भी कर रहे हैं तो पता ही है कहाँ कर रहे हैं, है ना। और इस चैनल पे भी लगातार कंटेंट आता ही रहेगा। चलो हम लोग बात करना शुरू करते हैं। और मैंने अपडेट कर रही है लिस्ट थोड़ी थोड़ी, और धीरे धीरे करके कर रहे हैं, हो जाएगी अपडेट, परेशान मत हो। उनके सेल्फ अटेम्प्ट शीट और सोल्यूशन शीट दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 42.1% कार्बन, 6.4% ऑफ हाइड्रोजन, रिमाइंडर इज ऑक्सीजन, इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 342, देन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज। अब देखो 342 कह रहा है, तो अगर तुम सिंपल ही देखना चाहो तो सी 342 देख के तुम्हें सिंपल ये याद आना चाहिए कि ये तो C12H22O11 यानी सुक्रोज का फॉर्मूला है। तो उससे आंसर मार दोगे तो 3 आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। लेकिन ऐसा करना नहीं है, इसमें से केवल इसी का मॉलिक्यूलर मास मैच करेगा, बाकी किसी और का कर सकता है। और वो किसका करेगा ये देख लो जरा, किसी और का करेगा क्या, मेरी समझ से और किसी का नहीं करेगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास से निकाल लो। वैसे क्या करो कि हम लोग कैसे एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं उस तरीके से कर लेते हैं क्वेश्चन को, कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे कार्बन लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे लिख लेंगे हाइड्रोजन, और यहाँ पे लिख लेंगे ऑक्सीजन। कार्बन का है 42.1, इसका है 6.4। और जब ऑक्सीजन का निकालते हैं तो 100 में से क्या कर देते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का माइनस कर देंगे, बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन आ जाएगा कितना, 51.5 आ जाएगा। ये 48.5 हो गया तो 51.5 आ गया, तो ये 51.5 आ गया। डिवाइड कर दो मोलर मास से, 42.1 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, 6.4 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, और 51.5 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। इसका डिवाइड करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 3.5 आ जाएगा, ये 6.4 आ जाएगा, और ये 3.2 आ जाएगा। इसे डिवाइड कर देंगे तो 3.5 डिवाइडेड बाई 3.21, 6.4 डिवाइडेड बाई 3.2, और ये 3.2 डिवाइडेड बाई 3.2 लिख दें तो ये आ जाएगा 1.09, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 2, और ये आ जाएगा 1। तो आप एम्पेरिकल फार्मूला वो जाएगा, वो आएगा C1.09H2O1, ठीक है। अब इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, C12H22O11। क्योंकि देखो अगर ध्यान से देखो तो 12 ने 108 होते हैं, तो वो एक आगे आ जाएगा, और ये आ जाएगा C11 से मल्टीप्लाई करें तो O11 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये एम्पिरिकल फार्मूला निकाला जा सकता है। अगर तुम मोलर मास से एन से निकालना चाहो तो वहां से भी निकाल सकते हो। मतलब क्या कर दोगे, 12 इंटू 1.09 एन प्लस 2 इंटू एन प्लस 16 एन इज इक्वल टू 342। तो यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से भी आंसर सही निकल आएगा तुम्हारा, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे तो सिंपल तरीका था क्या कि हम सीधे मोलर मास देख के सुक्रोज को सोचे और सुक्रोज का ही मोलर मास कैलकुलेट करके डायरेक्ट ही आंसर मार दे, ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है, 9.3 ग्राम ऑफ प्योर एनिलीन इज टाइट्रेटेड विद ब्रोमीन वाटर एट रूम टेम्परेचर टू गिव अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ द प्रोडक्ट पी, द मास ऑफ द प्रोडक्ट पी ऑब्टेन्ड इज 26.4 ग्राम, द परसेंटेज यील्ड। तो क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एनिलीन है, हमारे पास क्या है, एनिलीन है, और इसकी रिएक्शन Br2 प्लस वाटर से करानी है। तो ये एनिलीन आ गया, ये Br आ गया, यहाँ पे Br आ गया, और यहाँ पे Br आ गया। इसका ये वाइट प्रेसिपिटेट है, वाइट पीपीटी इसी का आ रहा। और हमसे कह रहा है कि प्रोडक्ट जो पी बना, इसके हमने कितने ग्राम लिए थे, 9.3 ग्राम लिए। तो मोल्स कितने आ गए, 93 से डिवाइड कर दिया। 93 क्या है, मोलर मास ऑफ बेंजीन एनिलीन, तो ये आ गया 0.1 मोल आ गया। इसके 0.1 मोल से कितना बनेगा, 0.1 मोल ही बनेगा। तो मास इसका कितना आ गया, मोलर मास ऑफ पी, ये पी बन गया, विल बी 80 इंटू 3 प्लस 77 प्लस 16, ठीक। 77 नहीं, 80 इंटू 3 कर दिया, और 77 तो बेंजीन का होगा, तो इसमें से 3 घटा दो, 78 में से 3 गए, 75, 75, 74, 4 है छटा दिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 240 प्लस 80 90, तो ये आ जाएगा 330। तो मास ऑब्टेंड कितना हो गया, मास ऑब्टेंड ये कैसा है, थ्योरेटिकल है,
ये कितना आ गया 3.33, मतलब ये आएगा 33 ग्राम्स आ गया। 330 इंटू 0.1 कर दिया तो क्या आ गया 33 ग्राम्स आ गया। बात समझ में आ रही ना कि 33 ग्राम कैसे आया, हमने मोलर मास निकाल लिया, 0.1 मोल थे, मल्टीप्लाई कर दिया, तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू कितनी गिवन यील्ड है 26.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 33। तो इसे सॉल्व कर दोगे तो ये 80% आ जाएगा। सही है, ये कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा। 80% आ जाएगा, आंसर 80 लिख देंगे और काम खत्म, आगे बढ़ जाएंगे। सवाल समझ में आ गया आसानी से, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, आसानी से हो जाना चाहिए था। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 11 ग्राम्स ऑफ CO2 आफ्टर कंप्लीट कंबशन इज। तो ये तो यार और भी आसान सवाल है। अब मीथेन का कंप्लीट कंबशन करा दें तो O2 गैस लिखना, बैलेंस हम लोग बाद में कर लेंगे। तो इससे क्या बनेगी, CO2 गैस बनेगी, और क्या बनेगा, ट्वाइस H2O बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना कर दें, 2O2 कर दें। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 11 ग्राम्स ऑफ CO2 मिली। तो 11 ग्राम्स ऑफ CO2 का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाई 44 कर दें तो क्या आ गया, 0.25 मोल्स आ गया। और एक मोल से एक मोल बन रही है, तो इसके भी हमें कितने 0.25 मोल्स ही चाहिए होंगे COH, किसके CH4 के भी। CH4 के हमें कितने चाहिए होंगे, 0.1 मोल ही चाहिए, 0.25 मोल ही चाहिए होंगे, क्योंकि जितने मोल CO2 प्रोड्यूस हुई उतने ही मोल्स हमने किसके ले लिए, उतने ही मोल्स हमने ले लिए CH4 के। तो क्या आ गया आंसर इसका 4 आ गया। बात समझ में आ रही है आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई समस्या मुश्किल परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है द डेंसिटी ऑफ एक्स मोलर सोल्यूशन of NaOH is 1.12 grams per ml while the molality of the concentration molality while in molality the concentration of the solution is 3 molar given x is। अब हमें x निकालना है, तो हमें क्या गिवन है, हमें डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है भाई। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, मैं फॉर्मूला यूज करने में विश्वास नहीं रखता तो मैं पूरा सवाल लगाता हूँ। ठीक, मोलैलिटी हमें कितनी गिवन है, मोलैलिटी हमें 3 गिवन है, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं इन 1 kg सॉल्वेंट 3 moles of NaOH are present। NaOH ही था, 3 moles of NaOH are present। 3 moles of NaOH are present। ठीक, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूशन जो हो गया वो कितना हो गया 1000 प्लस 3 इंटू 40 यानी कि कितना हो गया 1120। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही पूछा गया, तो वॉल्यूम क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी कर दें तो 1120 डिवाइडेड बाई 1.12, तो ये 1000 हो गया। तो वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो आ गया बच्चा लोग वो कितना आ गया, वो आ गया 3 मोलर, सॉरी कितना आ गया 100 ml, तो 1000 ml। तो मोलैरिटी कितनी आ गई, मोलैरिटी आ गई कितनी 3/1 यानी कि 3 मोलर आ गया। तो आंसर इसका क्या लिख देंगे, इसका आंसर हम लोग 3 मार्क कर देंगे। तो जितना मोलर था उतना ही मोलर भी आ गया, डेटा अच्छे से सेट किया गया। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चल सकते हैं, गुड टू गो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर से कह रहा है द मोलैलिटी एम ऑफ 3 मोलर सोल्यूशन। अब इसमें रिवर्स करना है हम लोगों को, तो रिवर्स कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, पहले लिख लो 3 मोलर का मतलब क्या हो गया, 3 मोल्स है NaCl के इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 3 मोल्स पर लीटर है। ठीक, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूशन विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर देंगे। तो डेंसिटी कितनी दी हुई है, डेंसिटी दी हुई है 1.25 इंटू वॉल्यूम हो गया 1000, तो ये हो गया 1250 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 3 इंटू 58.5, ये हो गया मास ऑफ सोल्यूट, ये हो गया 175.5 ग्राम्स। ठीक, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 1250 में से वो माइनस कर दे 175.5, तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 1074
4.5 ml। तो मोलैलिटी कितनी आ जाएगी? तो मोलैलिटी जो आ जाएगी, मोलैलिटी कितनी आ जाएगी? 3 मोल्स थे अपॉन 1074.5 इन 2000। तो 3 से थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी या 3 से थोड़ी सी कम आ जाएगी, तो 2.79 मोलर आ जाएगा ये आंसर। तो 2.79 मोलर, 3 से थोड़ा सा कम लिखना था, ठीक है, लेकिन 2.9 भी दिया इसलिए हमें सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है द कंबशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस CO2 एंड वाटर, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 900 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। तो ये निहायत ही सरल सवाल है। क्या कर रहा है? C6H12O6 की रिएक्शन O2 से कराई, इससे क्या बन जाएगा? 6 CO2 बनेगा और 6 वाटर बनेगा। तो यहाँ पे हम 6 कर दें। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने लिए? मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने लिए? मोल्स ऑफ ग्लूकोज हो गया 900 ग्राम से अपॉन मोलर मास हो गया 180। तो 5 मोल्स लिए। 5 मोल्स के लिए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर 6 मोल्स ऑफ O2, है ना? 6 मोल लग रही है, तो 5 मोल्स के लिए कितनी लगेगी? 5 इंटू 6 यानी कि 30 मोल्स। तो मास कितना आ जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 30 इंटू, यहाँ पे ध्यान रखना कि हमें 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो 960 ग्राम्स आएगा। हमें 16 से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि हमें जो मास दिया हुआ है वो O2 का निकालना है, ना कि O का निकालना है। तो आंसर हमारा 960 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है द मोलैरिटी M ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम्स ऑफ एनहाइड्रस CuSO4 इन 500 ml सॉल्यूशन इज 32 द इट्स मोलैरिटी। तो फिर से मोलैरिटी दी हुई है और मोलैरिटी हमें निकालनी है, ठीक। तो हमें क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी ऑफ दिस, the molarity M of aqueous solution containing x grams of anhydrous copper sulfate solution at, अच्छा ये मोलरिटी गिवन है यार, हमें यहाँ पे हमने शायद मिस हो गया मेरे से लिखने में, टाइपिंग एरर है, इसे यहाँ पे ठीक कर लो। ये वैल्यू गिवन होनी चाहिए थी, ये है 2⁻⁻⁻1 मोलर, ठीक है, ये गिवन है तुम्हें। इट्स मोलैलिटी विल भी पूछ रहा है, इट्स मोलैलिटी कितनी आएगी ये हमें बतानी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मोलैरिटी कितनी है? 2 × 10⁻⁻1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हो गया x अपॉन इसका मोलर मास हो गया 159.5, वॉल्यूम था 500 इंटू, तो ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 15.595 ग्राम्स, है ना? इतना मास लिया था। अब हमें क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया? मास ऑफ सोल्यूशन जो हो गया वो हो गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी होगी 1.25 और वॉल्यूम हो गया 500, तो ये आ गया 625 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? बात समझ में आ रही? आसानी से हो जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत की ऐसी बात है नहीं, बस ये मेरे से मिस हो गया था यार, इसे मैंने सही कर दिया ना। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया कितना? 625 माइनस 15.95, तो 609.05 ग्राम्स आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, ठीक है। अब मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया तो हमें क्या निकालना? मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी कितनी आ गई? तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन ध्यान होना चाहिए कि मोलैल क्या निकालना था। 15.95 ग्राम्स अपॉन 159.5 इंटू मास कितना हो गया? 609.05 इंटू वॉल्यूम हो गया 1000। तो ये 10 टाइम्स हो गया, एक जीरो से एक जीरो करके, तो ये 100 अपॉन 609.05 आ गया। तो इसे लिखते हैं 0.1641 इंटू 10 मोलल आ गया, और 10⁻³ में लिखना है तो 164.1 इंटू 10⁻³ मोलल लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आंसर क्या लिख देंगे? 164 लिख देंगे। नियरेस्ट इंटीजर पे राउंड ऑफ करना हम लोगों को, ठीक। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है ओनली 2 ml ऑफ KMnO4 solution of unknown molarity is required to reach the end point of a titration of 20 ml of oxalic acid 2 molar in acidic medium. The molarity of KMnO4 solution बताना है। तो KMnO4 की जब ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन होती है, तो मैं ये रिएक्शन तो बहुत फेमस रिएक्शन है, याद ही होगी। H+ के साथ रिएक्शन होती है तो Mn कहाँ चला जाता है? Mn+2 में चला जाता है, और कार्बन CO2 में चला जाता है और वाटर बनता है। तो अगर इसके लिए देखोगे तो +7 से +2 गया, तो यहाँ के लिए एन फैक्टर कितना हो गया? 5 हो गया, और ये +3 से +4 गया, तो इसके लिए एन फैक्टर 2 आ गया, क्योंकि कार्बन 2 है। वैसे अगर देखोगे तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 6 आएगा, 6 से 4 गया तो 2 देख सकते हो, लेकिन दो देख सकते हो। या फिर अगर सिंगल कार्बन के लिए देखना है, सिंगल कार्बन के लिए भी कितना हो गया? 3 से 4 गया, तो 2 कार्बन है तो कितना आ गया? 2 आ गया। तो फिर हम क्या लगा दें? N1V1 = N2V2 लगा दें, और कह रहा है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जा रहा है।
तो 2 ml है, नॉर्मेलिटी को लिख लें 5 इंटू मोलैरिटी इज इक्वल टू, इसकी मोलैरिटी 2 है तो नॉर्मेलिटी इसकी इंटू 2 कर दे रहा, और वॉल्यूम इसका कितना लग गया 20, तो ये कैंसिल हो गया 2, तो मोलैरिटी कितनी आ गई 8 मोलर आ गया। मोलैरिटी कितनी आ गई 8 मोलर आ गया। सरल सवाल था, बस तुम्हें एन फैक्टर पता होना चाहिए था। अगला सवाल, अगला सवाल तो और भी आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि मैच द लिस्ट कह रहा है कि अब इनमें से कौन सी रिएक्शन है। ठीक है, तो ये तो बचपन में पढ़ी थी कि N2 प्लस O2 ट्वाइस NO बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो 1 का 4 केवल एक ही ऑप्शन में दिया, यहीं से आंसर आ जाए, कुछ और ज़्यादा करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर भी चलो देख लेते हैं। PbNO3 की रिएक्शन कराई हमने, PbNO3 को हीट किया तो डिकम्पोजिशन कराया, तो इसका 1 आ गया। ठीक, Na प्लस ट्वाइस NaOH, तो इससे क्या हो गया, इससे आ गया क्या, डिस्प्लेसमेंट हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली, और ये क्या हो रहा है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, क्योंकि इसमें NO2 जो है वो +4 से किस में गया, +3 में गया और +5 में गया, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आसान सवाल है बेहद। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है अमंग द फॉलोइंग हैलोजेंस व्हिच कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन वो जा सकता है जो सेल्फ ऑक्सीडाइज भी हो, रिड्यूस भी हो। तो F बहुत अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और F की हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, F की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ही होती है, तो F डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करेगा, बाकी सारे तो डिस्प्रोपोर्शनेट कर ही सकते हैं। ठीक है, F डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा नहीं करेगा, बाकी सारे कर सकते हैं। अगला देखो, अगला सवाल कह रहा है द थायोसल्फेट रिएक्ट्स डिफरेंटली विद आयोडीन एंड ब्रोमीन इन द रिएक्शन मिक्सचर गिवन बिलो। अब आयोडीन के साथ तो आइडोमेट्री हो रही है, और ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट कर रहा है तो सल्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्रोमीन कैसा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किससे, आयोडीन से। तो ये लोग मैंने आंसर ही बता दिया तुम्हें सीधे, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आयोडीन से, तो इसलिए डायरेक्टली हम 1 मार्क कर देंगे। ठीक है, और सिंगल करेक्ट है तो ज़्यादा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्राइमरी स्टैंडर्ड टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस। अब ये सब मैं थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, तुमने अगर देखा होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड में बहुत फोकस करके बताता हूँ हर बार, और ये पेपर में आया भी है। क्या कह रहा है, इट शुड बी इन प्योर ड्राई फॉर्म, नहीं, इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर। इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, तो ये दोनों तो सही बात है। कह रहा है इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक, नहीं, शुड हाइग्रोस्कोपिक नहीं होना चाहिए। अगर हाइग्रोस्कोपिक हो गया तो क्या करेगा, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और अपनी कंसंट्रेशन को चेंज कर लेगा। क्या कह रहा है, इट शुड बी रेडली सॉल्युबल इन वाटर है, तो सही बात है। KMnO4 एंड NaOH आर सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो सी और ई हो गया आंसर। ये कैसे सोल्यूशन है, सी और ई है, जिसमें NaOH तो डिलिक्विसेंट भी होता है, और KMnO4 क्या होता है, KMnO4 एयर का ऑक्सीडेशन करके अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर लेता है। ठीक है, तो ये 12 ही सवाल थे यार, मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स रिएक्शन में भी, तो ये कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब अगली क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल को यार प्लीज़ थोड़ा सा अब पुश करना शुरू करो, क्योंकि अब दिन आ गए हैं हम लोगों को आगे बढ़ना है, इस बारी तो ज़्यादा टारगेट है यार अपना, है ना, ठीक है ना। तो पुश करो, और तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है वो भी कमेंट करके बताओ कि सर इस तरह का कोर्स से कोई आ जाएगा तो फिर अच्छा रहेगा, तो ठीक रहेगा। चलो मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।